हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव, और पहले लेक्चर में हमने एडजेक्टिव के पहले लेक्चर में हमने देखा था, सारे टाइप्स देख लिए थे, उसके सारे टाइप्स को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था डिग्रीज कैसे हैं, हमें उनको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने देख ली थी एडजेक्टिव के पहले लेक्चर में। बात है अब दूसरे लेक्चर की, और इसमें हम क्या देखेंगे, एडजेक्टिव्स को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, कि कहाँ पे कब कैसा एडजेक्टिव हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहला जो एडजेक्टिव्स हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं स्टूडेंट्स सम एंड एनी। सम एंड एनी, ठीक है। टाइप हमें पता है कि अगर ये काउंटेबल के साथ यूज़ हो रहे हैं तो न्यूमरल बन जाते हैं, और अगर अनकाउंटेबल के साथ यूज़ हो रहे हैं तो क्वांटिटेटिव बन जाते हैं। तो पीछे का लेक्चर आप लोग रिवाइज करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप इजीली बता सकते हैं इनकी। तो बात आती है सम और एनी, दोनों का ही मतलब कुछ, या फिर दोनों का ही मतलब क्या निकल के आता है आपके पास, कोई निकल के आता है। ठीक है, दोनों का ही मीनिंग क्या निकल के आता है, कोई निकल के आता है। तो बात ये आती है कि कब हम सम को यूज करेंगे और कब हम एनी को यूज करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम किसको यूज करेंगे, सम को यूज करेंगे। और जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम किसको यूज करेंगे, एनी को यूज करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम सम को यूज नहीं करेंगे, और पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में सम को यूज नहीं करेंगे, और पॉजिटिव सेंटेंस में एनी को यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आई डू नॉट हैव सम या फिर एनी प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव सम या फिर एनी प्रॉब्लम, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटेंस हमें कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। और सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव दिख रहा है तो दैट मीन्स यहाँ क्या फिल होना चाहिए था, एनी फिल होना चाहिए था। सम की यहाँ पे कोई भी सेंस हमें नहीं आती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई नीड सम या फिर एनी वाटर, आई नीड सम या फिर एनी वाटर, तो सेंटेंस आपको कैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव दिख रहा है। तो दैट मीन्स कि मुझे कुछ पानी की जरूरत है। तो यहाँ पे हम किसको फिल करेंगे, सम को फिल करेंगे, एनी को फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपके पास ऐसा सेंटेंस है जो नेगेटिव दिख रहा है और वहां पे सम और एनी में से एक चीज फिल होनी है तो एनी को फिल करेंगे। और जब हमें सेंटेंस पॉजिटिव दिख रहा है, जब हमें सेंटेंस पॉजिटिव दिख रहा है तो दैट मीन्स कि हम सम को फिल करेंगे, एनी को फिल नहीं करेंगे। लेकिन बात आती है कि जब हमारे पास सेंटेंस कैसा हो, इंटरोगेटिव, दैट मीन्स कि हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि डू यू हैव सम या फिर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव सम प्रॉब्लम या फिर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमें नहीं पता कि यहाँ पे जो है हमें सम लगाना चाहिए या एनी लगाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं स्पोकन के लिए आपको बता दूं, अगर मैं बता दूं तो आपको लग रहा है कि सामने वाला जो है वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, तो हम उसको जाके पूछेंगे तो हमें ये पता है, एक आइडिया लग जाता है कि वहां से हमें आंसर क्या मिलने वाला है, हाँ का आंसर मिलने वाला है कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। तो दैट मीन्स कि जब हमें आंसर जो है वो पॉजिटिव में मिलने वाला है तो हम सेंटेंस को क्या लगा के बोलेंगे, सम लगा के बोलेंगे कि डू यू हैव सम प्रॉब्लम, कि भाई मैं क्या आपकी मैं हेल्प करूं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। तो हमें जब ये पता है कि आंसर जो है वो हमें मिलने वाला है, हमें दिख रहा है कि सामने वाला प्रॉब्लम में है, तो दैट मीन्स कि हम क्या सेंटेंस को लगा के बोलेंगे, सम। लेकिन अगर कोई आराम से बैठा हुआ है फिर भी मैं उससे जाके बोल रही हूँ कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो दैट मीन्स कि मुझे पता है कि वहां से आंसर क्या मिलने वाला है, मुझे ना मिलने वाला है, और ना मिलने वाला है तो हम क्या लगा देंगे, एनी लगा देंगे। तो ये जो है टोटली किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, हाँ या ना पे डिपेंड करता है। जैसा हमें आंसर मिलेगा उस पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से हम इसको लगाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ इंटेरोगेटिव में आप सम भी बोल सकते हो और इंटेरोगेटिव में आप एनी भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है आंसर जो है वो मेरे पास ना में आने वाला है तो हम क्या लगाएंगे, एनी। और अगर हमें लगता है आंसर हाँ में आने वाला है तो हम क्या लगाएंगे, सम। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा गया है कि ये भी दे रखा है आपको और इसका आंसर भी दे रखा है, और आंसर में दे रखा है नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर में क्या दिखा आपको, नो, तो आप क्या लगा देंगे, एनी। और अगर आपको आंसर में यस दिखता तो आप यहाँ पे क्या टिक कर देंगे, सम टिक कर देंगे। बस यही बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, यही बात जो है आपको सम और एनी के लिए जो है वो ध्यान रखनी है। आई थिंक ये बात आपको जो है वो क्लियर हो गई है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो सम आपको पता है काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है स्टूडेंट्स तो वो हमेशा ही कैसा होगा, प्लूरल होगा।
अगर सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो हमने सीखा है अनकाउंटेबल को तो हम प्लूरल बना ही नहीं सकते, तो दैट मीन्स अनकाउंटेबल तो सिंगुलर में ही रहेगा। लेकिन अगर सम के बाद एक काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो हमेशा ही कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एनी की, और एनी के बाद अगर एक अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो हमेशा ही कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल होगा, और एनी के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। अब देखो मैंने जब मैं एनी लगा रही हूँ तो मैं प्रॉब्लम लिख रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही डू यू हैव सम प्रॉब्लम, तो सम के साथ तो आप सिंगुलर भी लगा सकते हो, प्रॉब्लम जो है आपके अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको जो है वो ध्यान रखना है सम और एनी के रिगार्डिंग। तो अगर कोई भी डाउट इसमें आए तो मुझसे पूछेंगे जरूर। इसके बाद लिखेंगे सेकेंड एडजेक्टिव, जो कि हमें डिफरेंस में पता होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको बहुत बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब जो मैं आपको एडजेक्टिव जो है वो कराने जा रही हूँ उसके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ किसके बारे में, सेकेंड, दैट इज लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल, अ लिटिल या फिर द लिटिल। ऐसे ही हमारे पास होता है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। सबसे पहले जो इनके बारे में हमें बातें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि जो लिटिल, अ लिटिल या फिर द लिटिल हैं ये हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू ये यूज होते हैं स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन के लिए। किन के लिए यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। तो जब हमें इनके बाद एक नाउन दिख रहा है तो सबसे पहले तो हमें उस नाउन को ही पहचानना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर वो अनकाउंटेबल हुआ तो ये तीनों तो कभी भी फिल नहीं हो सकते, और अगर आगे नाउन लिखा हुआ है जो है वो काउंटेबल हुआ तो ये तीनों जो है वो कभी भी फिल नहीं हो सकते। तो एक ही टाइम पे इन 6 में से 3 ऑप्शन तो आपके पास पहले ही बाहर हो जाते हैं। सिर्फ नाउन को देखते ही हमें ये पता लग जाना चाहिए कि वहाँ इन तीनों में से फिल होना है या इन तीनों में से फिल होना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर इनके मीनिंग्स की बात करें तो लिटिल और फ्यू की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही वर्ड हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव। ये दोनों ही वर्ड्स कैसे हैं आपके, नेगेटिव वर्ड है। लिटिल और फ्यू कैसे वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो इनका मीनिंग अगर हम लिखें तो दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, न के बराबर। दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, न के बराबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं अ लिटिल या फिर अ फ्यू की तो इनका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत। और अगर मैं बात करूं द लिटिल या द फ्यू की तो इनका मतलब होता है जितना भी है वो सारा, जितना भी है वो सारा, ठीक है। तो जितनी भी कोई चीज हमारे पास हो उसकी अगर हम सारी की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, द लिटिल या फिर द फ्यू, ठीक है। तो मीनिंग आपको पता लग गया। मैं आपके पास सेंटेंसेस लिख रही हूँ, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार सोल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे सेंटेंस को, देन आप मैच करेंगे आपने सही सोल्व किया है या नहीं, ठीक है। तो लिखिए डैश नॉलेज इज वेरी डेंजरस, डैश नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको नॉलेज को पहचानना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, उसके बाद ही यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो क्या फिल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि द शो was cancelled as dash people came, as dash people came, the show was cancelled as dash people came, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए I have given dash milk that I gave milk to the child, ठीक है, to the child who is hungry that I had, ऐसे लिखना है इस सेंटेंस को। I have given dash milk to the child who is hungry that I had, ठीक है। तो मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर क्या होना चाहिए।
तो अगर मैं बात करूं पहले सेंटेंस की, तो दैट इज नॉलेज आपके पास आ रहा है, और नॉलेज को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मेरे पास 5 नॉलेज है, मेरे पास 10 नॉलेज है, ऐसे नहीं बोलते ना हम कभी भी। तो दैट मीन्स कि कैसा नाउन है आपके पास, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो ये तो कभी भी फिल नहीं हो सकते, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो फिल किस में से होगा स्टूडेंट्स, लिटिल, अ लिटिल या फिर द लिटिल में से। तो अगर मैं एक बार लगा के देखती हूँ लिटिल को मैंने यहाँ पे लगाया, तो हम कह रहे हैं लिटिल का मतलब क्या होता है, न के बराबर। तो हम कह रहे हैं न के बराबर जो ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। अरे जब ज्ञान न के बराबर ही हो गया तो खतरनाक कहां से होगा, बात समझ में आई। तो दैट मीन्स यहाँ लिटिल फिल नहीं हो सकता। जब मैं बात करूं द लिटिल, तो मैं कह रही हूँ जितना भी है ज्ञान, वो सारा का सारा जो है कैसा होता है, खतरनाक होता है। क्या कोई सेंस आ रही है, नहीं। तो आपने हिंदी में सुना भी होगा कि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फिल होगा वो क्या फिल होगा, अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया। चलिए सेकंड सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, तो द शो वॉज कैंसल्ड, शो जो है वो कैंसिल हो गया एज डैश पीपल केम। तो पीपल के बारे में पता कीजिए पहले, तो कैसा नाउन है, दैट इज काउंटेबल नाउन है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि लोगों को तो हम काउंट कर सकते हैं। तो पीपल काउंटेबल नाउन है, तो इनमें से कुछ भी फिल नहीं होगा। तो अब देखते हैं फ्यू आना चाहिए, अ फ्यू आना चाहिए, या द फ्यू आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ रख के देखती हूँ द फ्यू को। तो मैं कह रही हूँ जितने भी हैं सारे लोग आए थे और शो कैंसिल हो गया। क्या कोई सेंस आई, नहीं। मैं कह रही हूँ थोड़े बहुत लोग आए थे और शो कैंसिल हो गया। अगर थोड़े बहुत भी आएंगे, मान लो कि 50 की सीटिंग है और वहां पे 20 से 25 लोग आए हैं, तो क्या शो कैंसिल होगा, नहीं, शो चलेगा। तो ये भी एफ फ्यू की भी यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं आ रही। तो अगर मैंने लास्ट में फिल करके क्या देखा, फ्यू, तो दैट इज कि मैं कह रही हूँ न के बराबर लोग आए थे, इसलिए जो शो है वो कैंसिल हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या फिल होगा स्टूडेंट्स, फ्यू फिल होगा। क्या फिल होगा, फ्यू फिल होगा। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये वर्ड्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव हैं। और ये वर्ड अगर नेगेटिव है तो सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस को अपने आप ही नेगेटिव बना देते हैं। तो अगर लिटिल या फ्यू के साथ, खाली लिटिल या फ्यू की बात कर रही हूँ मैं, अगर उनके साथ ए या द लगे हुए हैं तो ये सेंटेंस पॉजिटिव बनाते हैं, ये वर्ड्स पॉजिटिव हैं। तो लिटिल और फ्यू दिखे तो उनके सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर नहीं होना चाहिए उनके पोर्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई हैव गिवन डैश मिल्क टू द चाइल्ड हु इज हंग्री दैट आई हैड। दैट मीन्स कि जितना भी मिल्क मेरे पास था वो मैंने किसको दे दिया, एक बच्चे को दे दिया जो कि क्या है, भूखा है, ठीक है। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिल्क हमें कैसा दिख रहा है, अनकाउंटेबल नाउन हमें दिखाई दे रहा है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनमें से तो कुछ भी फिल नहीं होगा। अब मैं लिटिल को अगर फिल करूं तो मैं कह रही हूँ ना के बराबर दूध था। अगर ना के बराबर दूध था तो आप देंगे क्या, मैं कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत दूध था मेरे पास, वो मैंने बच्चे को दे दिया जो कि भूखा था। लेकिन मैं कह रही हूँ दैट आई हैड, दैट मीन्स कि जितना भी मेरे पास था। तो इस सेंटेंस ने क्या बना दिया कि जितना भी था वो सारा मैंने दूध किसको दे दिया, बच्चे को दे दिया। तो यहाँ पे जो फिल होगा वो क्या फिल होगा स्टूडेंट्स, द लिटिल फिल होगा। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, द लिटिल फिल होगा। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के क्वेश्चन जो है वो हमें इस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये जो सेकंड है आपका एडजेक्टिव, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है वो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमेशा ही आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानना है सबसे पहले तो सेंटेंस में, कि आपके पास जो सेंटेंस में आ रहा है वो काउंटेबल आ रहा है या अनकाउंटेबल आ रहा है, क्लियर। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको ऑलरेडी प्रोनाउन में समझा चुकी हूँ, तो बस मैं आपको बता के छोड़ दूंगी। तो अगर आप प्रोनाउन में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन करवाया था और वहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन का केस करवाया था, ठीक है। तो वो कंपैरिजन का केस ही यहाँ पे बस आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एज या फिर देन, ओके। तो अगर थर्ड की मैं बात करूँ तो एज ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इसमें ये एज जो है वो कंजंक्शन का काम करता है, ये एज किसका काम करता है, कंजंक्शन का। और ये जो एज है वो किसका काम करता है स्टूडेंट्स, आपका एडवर्ब का काम करता है। तो अगर मैं इसके बीच में कोई भी एडजेक्टिव लिख रही हूँ तो वो एडजेक्टिव कैसा लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, आपका पॉजिटिव डिग्री का लिखा जाएगा, दैट इज फर्स्ट डिग्री का लिखा जाएगा। क्यों फर्स्ट डिग्री का लिखा जाएगा, आप प्रोनाउन के कंपैरिजन वाला पोर्शन देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज, he is as intelligent as she,
ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज शी, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितनी कि वो। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं जो भी डिग्री लिखूंगी वो हमेशा किस डिग्री में आएगा, फर्स्ट डिग्री में आएगा। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, या मैंने शी क्यों लिखा, इसके आगे क्या चीज़ें होती है, तो वहाँ पे मैं दोबारा से टाइम नहीं लगाऊंगी। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रोनाउन टॉपिक से उसको देख लेंगे, ठीक है, प्रोनाउन टॉपिक से उसको देख लेंगे। ऐसे ही एक पेयर आपके पास और होता है, और वो पेयर क्या होता है, सो और एज का। वापस से बात यही है कि ये तो किसका काम करेगा, कंजंक्शन का, और ये आपका किसका काम करेगा, सो एडवर्ब का। तो इसके बीच में भी अगर कोई एडजेक्टिव आपके पास लिखा जा रहा है तो वो एडजेक्टिव हमेशा ही कौन सी डिग्री में लिखा जाएगा, फर्स्ट डिग्री में लिखा जाएगा। वो एडजेक्टिव हमेशा ही फर्स्ट डिग्री में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ नॉट सो गुड एज आई, वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं, वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं। तो अगर इनके बीच में भी जो हमेशा ही एडजेक्टिव लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है एज के पेयर में और सो एज के पेयर में। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो ये कंपैरिजन का मैं ऑलरेडी आपको प्रोनाउन में डिटेल में समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे टाइम नहीं लगा रही हूँ। तो जो डायरेक्ट जिसने एडजेक्टिव देखना शुरू कर दिया हो वो पहले अपने प्रोनाउन को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे जो चीज़ें करा दी हैं मैंने वो दोबारा से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने टाइम लगा के बहुत डिटेल में आपको चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ ही से हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हमारा जहाँ पे हो गया उसको हम वहीं से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैं क्या कह रही हूँ, इसमें मैं कह रही हूँ आपके पास कि हमारे पास एग्जाम्पल से समझते हैं हम पहले, फिर हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, फिर ऊपर लिखवाऊंगे, पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही इज वाइजर दैन इंटेलिजेंट, ही इज वाइजर दैन इंटेलिजेंट, दैट मीन्स कि मैं क्या कह रही हूँ कि वह चतुर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इंटेलिजेंट होने के कंपैरिजन में। तो अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, दैट मीन्स एक वाइजर और एक इंटेलिजेंट। तो ये दोनों एडजेक्टिव्स किसके लिए यूज हो रहे हैं, इस ही के लिए यूज हो रहे हैं। किसके लिए यूज हो रहे हैं, ही के लिए यूज हो रहे हैं। दैट मीन्स कि मेरे पास सब्जेक्ट तो एक ही था, वो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। एडजेक्टिव के केस में चाहे मैं यहाँ पे नाम लिख लेती, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो दैट मीन्स कि मेरे पास नाउन या प्रोनाउन, पर्सन या थिंग तो एक ही है, पर्सन या थिंग तो एक ही है, लेकिन उसकी क्वालिटीज हमने कितनी बताई, उसके लिए एडजेक्टिव कितने यूज किए, दो यूज किए। एडजेक्टिव हमने उनके लिए दो यूज किए। अगर एडजेक्टिव हमने उसके लिए सेम पर्सन के लिए दो एडजेक्टिव यूज किए हैं और उनके बीच में कंपैरिजन है, तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आप लगाओगे वो मोर प्लस में फर्स्ट डिग्री को यूज करोगे। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मोर प्लस में फर्स्ट डिग्री को हम यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। तो ऐसा आप कोई भी सेंटेंस लिख लीजिए, उसमें अगर एक ही सब्जेक्ट की, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, उसी की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है, तो वहां पे डायरेक्ट आप सेकंड डिग्री नहीं लगा सकते, वहां पे आपको मोर प्लस में फर्स्ट डिग्री करके लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आपके पास एक नाउन आ रहा है आपके पास, या फिर एक प्रोनाउन आ रहा है, और उसके लिए आप दो एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स एडजेक्टिव 1 एंड एडजेक्टिव 2, और उनके बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो यहाँ पे जो एडजेक्टिव लिखा गया है वो हम कैसे लिखेंगे, मोर प्लस में फर्स्ट डिग्री में लिखेंगे, मोर प्लस में फर्स्ट डिग्री में लिखेंगे। ये दोनों एडजेक्टिव जब एक ही नाउन या एक ही प्रोनाउन के लिए यूज हो, तो आपको इसी तरह से डायग्राम बना के इसको लिखना है, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको शॉर्ट फॉर्म में ही चीज़ें समझ में आए। तो दो एडजेक्टिव्स हमने यूज़ किए, एक सिंगल नाउन या सिंगल प्रोनाउन के लिए, और उनके बीच में अगर कंपैरिजन है तो एक जो पहले जो आपको सेकंड डिग्री में लिखा हुआ दे रखा हो, उसको हम मोर प्लस में फर्स्ट डिग्री के अंदर सेंटेंस को लिखेंगे। आई थिंक ये बात आपको जो है वो समझ में आ गई है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की एडजेक्टिव के अंदर, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने एक रूल पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, हमने एक रूल पढ़ा होगा बुक्स में कि जो भी
जो भी वर्ड जो है IOR से ख़त्म होता हो तो उसके साथ हम कंपैरिजन में देन को यूज़ नहीं करते, कंपैरिजन में हम कुछ और यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जो भी सेंटेंस IOR से ख़त्म हो रहा हो तो उसके लिए कंपैरिजन में देन को यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको ये रूल बताया है, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि आप इस रूल को रटें, आपको इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि सीनियर, जूनियर, ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बोलूँ इन्फीरियर, या फिर मैं बोलूँ सुपीरियर, या फिर मैं बोलूँ सुपीरियर, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ प्रेफर, ठीक है, प्रेफर, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से संडे किस पे खत्म हो रहा है वर्ड IOR पे। लेकिन या तो आप उस रूल को रट्टा मार लीजिए या फिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि मान लो कि अगर हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, हम नए नए लगे हैं, हमसे पहले जो भी लगा है, चाहे वो 1 साल पहले लगा हो, चाहे 6 महीने पहले लगा हो, चाहे 2 दिन पहले लगा हो, वो क्या कहलाएगा? सीनियर। वो क्या कहलाएगा? सीनियर। तो वो सीनियर कहलाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसके क्या हो गए? जूनियर हो गए। आप ऑटोमेटिकली क्या हो गए? उसके जूनियर हो गए। तो स्टूडेंट्स वहां पे कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं। क्या हम ऐसे बोलेंगे वो सीनियर है, वो सीनियर है और मैं उससे ज्यादा सीनियर हूं? ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि मैं सीनियर हूं तो वो क्या है? जूनियर है। ठीक है, वो सीनियर है तो मैं क्या हूं? जूनियर हूं। ऐसे थोड़ी ना बोलूंगी कि मैं सीनियर हूं और वो मुझसे ज्यादा सीनियर है। ऐसे की तो कोई सेंस नहीं आएगी। और जब ऐसे की सेंस नहीं आ रही, दैट मीन्स कोई कंपैरिजन है ही नहीं कि अगर एक जूनियर हुआ तो दूसरा सीनियर है, और अगर एक सुपीरियर हुआ तो दूसरा क्या है? इंफीरियर है, और अगर एक इंटीरियर है तो दूसरा क्या होगा? एक्सटीरियर ही होगा। तो दैट मीन्स कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं, और कोई कंपैरिजन है ही नहीं तो हम इनके साथ में देन को यूज नहीं करेंगे। अब ये रट्टा मारेंगे तो ये वर्ड कहाँ जाएगा? अगर इनका रट्टा मारेंगे तो ये वर्ड कहाँ जाएगा? प्रेफर। मैं कह रही हूँ कि मैं चाय पीना प्रेफर करती हूँ, मैं चाय पीना प्रेफर करती हूँ। तो मुझे ये बताओ, क्या मैंने चाय और या फिर किसी भी और चीज के बारे में, चाय या कॉफी, दो चीजें हैं मेरे पास, मेरे सामने दो चीजें रखी हुई हैं, एक में चाय है और एक में कॉफी है, मैं कहूंगी कि मैं चाय लेना पसंद करती हूँ। क्या मैंने ये कोई कंपैरिजन किया दोनों में से? नहीं, मैंने तो चूज किया है। मैंने कंपैरिजन नहीं किया चाय और कॉफी में, मैंने तो उन दो चीजों में से, दो ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट किया है। तो दैट मीन्स वहां कंपैरिजन का तो केस बनता ही नहीं है। लेकिन हमें इनका रट्टा मारना पड़ता है कि इनके साथ देन नहीं लगाना, देन नहीं लगाना, देन नहीं लगाना। तो वो रट्टा नहीं मारना, इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि यहाँ पे हमें देन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही इज सीनियर टू, ही इज देन, ही इज सीनियर देन, या फिर मी, ठीक है, वो मुझसे सीनियर है, तो कंपैरिजन है ही नहीं, तो देन तो यहाँ आ नहीं सकता। लेकिन मुझे इनको रिलेट तो करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को और इस वर्ड को रिलेट तो करना पड़ेगा। और रिलेट करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं। और प्रोनाउन में पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट लेता है तो अगर वहाँ प्रोनाउन लिखा गया है तो प्रोनाउन की हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ही यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज सीनियर टू मी। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आई प्रेफर टी देन कॉफी, आई प्रेफर टी देन कॉफी, दैट मीन्स कंपैरिजन तो है ही नहीं। दो चीजें गिवन है, उसमें से मैंने एक को प्रेफर किया तो देन तो आ ही नहीं सकता। टी और कॉफी को मुझे रिलेट करना पड़ेगा, और रिलेट करना पड़ेगा दैट मीन्स कि मैं यहाँ क्या लगाऊंगी? प्रीपोजिशन यूज करूंगी टू। तो कॉफी यहाँ पे जो अगर नाउन ही आ गया तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वहाँ हम इसको कॉफी ही रखेंगे, क्योंकि नाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी सेम होती है और सब्जेक्टिव फॉर्म भी सेम ही होती है। तो आई थिंक ये बात जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई कि हमें इनका रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो कोई भी सेंटेंस आपके पास ऐसा आ रहा हो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वहाँ हमें क्या फिल करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ एडजेक्टिव्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी या तो सीधी फर्स्ट डिग्री होती है और उसके बाद सीधी थर्ड डिग्री होती है, बीच में कोई भी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती या सेकंड डिग्री नहीं होती। दैट मीन्स कि सीधी हमारे पास या तो फर्स्ट डिग्री होती है और लास्ट में हमारे पास थर्ड डिग्री होती है, सेकंड डिग्री बीच में नहीं होती है, सेकंड डिग्री बीच में हमारे पास नहीं होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न, ठीक है, नदरिन, तो नदरिन से सीधा बनेगा नदरिन मोस्ट, नदरिन से सीधा क्या बनेगा? नदरिन मोस्ट, कोई भी सेकंड डिग्री बीच में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे ही मैं बोलूं अगर ईस्टर्न, तो ईस्टर्न से क्या बनेगा? ईस्टर्न मोस्ट,
ईस्टर्न से क्या बनेगा, ईस्टर्न मोस्ट। ऐसे ही अगर मेरे पास आ रहा है वेस्टर्न, तो वेस्टर्न से क्या बनेगा, वेस्टर्न मोस्ट। वेस्टर्न से क्या बनेगा, वेस्टर्न मोस्ट। और ऐसे ही अगर हमारे पास आ रहा है सदर्न, तो सदर्न से क्या बनेगा, सदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट। अब ये एडजेक्टिव्स यूज करने के लिए स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का आइडिया होना चाहिए, ज्योग्राफी का आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया का क्या है, नदर्न मोस्ट पार्ट है। दैट मीन्स इंडिया जहाँ पे खत्म होता है उसका बिल्कुल लास्ट वाला बिंदु है जम्मू और कश्मीर। इधर अगर हम बात करें कन्याकुमारी की, तो जो इंडिया है, ये ऐसे तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन अगर कन्याकुमारी आपके पास आ रहा है तो दैट मीन्स वो आपका कैसा पार्ट हो गया, सदर्न मोस्ट पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी कैसी नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हरियाणा का क्वेश्चन आ गया आपके पास कि हरियाणा इज द डैश पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पे हम क्या फिल करेंगे, वहां हम सिर्फ नदरन को फिल करेंगे, क्योंकि वो लास्ट एंड पॉइंट तो है नहीं, और एंड पॉइंट नहीं है तो हरियाणा तो बीच में पड़ता है और नॉर्थ में पड़ता है, तो दैट मीन्स वहां हम खाली किसको फिल करेंगे, नदरन को फिल करेंगे। तो अगर आपको एंड पॉइंट्स गिवन है तो हम इनको यूज करेंगे, और अगर बीच का कोई पॉइंट गिवन है तो उसका भी हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये ईस्ट में पड़ता है या वेस्ट में पड़ता है या नॉर्थ में पड़ता है या साउथ में पड़ता है। तो इन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो अगर मैं बोलूँ आपके पास कि हरियाणा is the dash part of India, डैश पार्ट ऑफ इंडिया, तो हमें पता है कौन सा पार्ट है, नदर्न पार्ट में पड़ता है ये, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन हरियाणा की जगह में क्या दे देती है आपको, जम्मू एंड कश्मीर, तो हम क्या लिखते, नदर्न मोस्ट, नदर्न, नॉर्दर्न, NOR भी है भाई, ठीक है, नॉर्थ की स्पेलिंग लिख के उसके पीछे ERN लगाना है, तो नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हो जाता। तो इनके लिए आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का आइडिया होना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करती हूँ मैं। चलिए, तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है सेंटेंस के अंदर। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीधा एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, देन उसका कॉन्सेप्ट ऊपर हम बनाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार सेंटेंस से समझना बात को जो मैं समझाना चाह रही हूँ, फिर उसके ऊपर कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो 1-2 लाइन का गैप छोड़ देना, उसके बाद जो है अपना एग्जाम्पल लिखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही इज सीनियर एंड वाइजर, he is senior and wiser than I, he is senior and wiser than I, वो मुझसे सीनियर भी है और वो मुझसे चतुर भी है, ठीक है। तो दैट मीन्स कंपैरिजन किस किस के बीच में है स्टूडेंट्स, ही एंड आई। इससे पहले जो हमने केस पढ़ा था उसमें क्या था, एक ही पर्सन के लिए 2 एडजेक्टिव्स को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पर्सन भी 2 हैं और उनकी क्वालिटीज को भी हमने 2 क्वालिटीज को लिया गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो मुझसे सीनियर भी है और वो मुझसे वाइजर भी है। अब हमें पता है वाइजर तो जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और कंपैरिजन के लिए यूज होता है तो मैंने क्या यूज कर लिया, देन को यूज कर लिया। लेकिन मुझे बताइए क्या सीनियर वर्ड को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, नहीं, कंपैरिजन के लिए यूज नहीं करते। तो यहाँ तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो देन है वो सीनियर के लिए भी आ रहा है और ये जो देन है वो वाइजर के लिए भी आ रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीनियर तो कंपैरिजन के लिए यूज होता ही नहीं है। तो सीनियर के साथ हमें प्रीपोजिशन अलग से लगानी पड़ेगी टू, तो ही इज सीनियर टू एंड वाइजर देन आई, ही इज सीनियर टू एंड वाइजर देन आई। तो कोई भी नाउन प्रोनाउन आपके पास आ रहा है, ठीक है, और उनकी क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है और उनके साथ में कंपैरिजन के लिए अलग अलग वर्ड्स की जरूरत है, उनके लिए कंपैरिजन के लिए अलग अलग वर्ड्स की जरूरत है, अलग अलग प्रीपोजिशन या अलग अलग कंजंक्शन की जरूरत है, तो वो हम उनके साथ में ही उनको लिखेंगे। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं इनको इंटरचेंज कर देती, दैट मीन्स कि वाइजर पहले लिखा गया है और सीनियर बाद में लिखा गया है, तो सीनियर के साथ तो क्या आ जाता, टू, और टू के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ क्या हो जाता, मी। लेकिन वाइजर तो कंपैरिजन के लिए आता है, और कंपैरिजन के लिए आता है तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, देन को यूज करना पड़ेगा। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो जब कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिखेंगे कि कुछ तो कंपैरिजन के लिए हैं, कुछ बिना कंपैरिजन के हैं, तो उनके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होनी है वो यूज करेंगे, जो कंजंक्शन यूज होना है वो यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ही इज वाइजर, he is wiser and smarter, he is wiser and smarter than I,
ही इज वाइजर एंड स्मार्टर देन आई, दैट मीन्स कि वाइजर और स्मार्टर दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज होती हैं और दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज होती हैं, तो दैट मीन्स कि दोनों के साथ देन आ सकता है, तो हमें वाइजर के साथ देन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, देन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं वहाँ पे कॉमन ले लेंगे और जहाँ पे हमारे पास कॉमन नहीं निकल के आएगा वहाँ पे हम उनको अलग अलग ही यूज करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये बात जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है स्टूडेंट्स कि कुछ एडजेक्टिव्स आपके पास ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही थर्ड डिग्री का काम करते हैं, जो अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री का काम करते हैं, तो दैट मीन्स कि उनके पीछे हम EST लगा के या फिर मोस्ट लगा के, EST लगा के या फिर मोस्ट लगा के उनको थर्ड डिग्री नहीं बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूनिक की, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम की, ऐसे ही अगर मैं बात करूं मेजर की, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, मेजर की, ऐसे ही अगर मैं बोलूं लास्ट, ऐसे ही अगर मैं बोलूं फर्स्ट, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं लास्ट, ऐसे ही अगर मैं बोलूं फर्स्ट, ऐसे ही अगर मैं बात करूं माइनर, माइनर, ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये जो है अपने आप में ही ऐसे कितने भी वर्ड हो सकते हैं आपके पास, ऐसे कितने भी वर्ड हो सकते हैं आपके पास, तो दैट मीन्स कि इनके आगे ना तो मुझे मोस्ट लगाने की जरूरत है और ना ही मुझे पीछे EST लगाने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपके पास बोलूं चीफ, ठीक है, चीफ, तो मोस्ट चीफ नहीं होगा, ना ही चीफेस्ट होगा, तो ऐसे वर्ड्स अपने आप में क्या होते हैं, थर्ड डिग्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि दिस इज दी यूनिकेस्ट चांस फॉर यू, दिस इज दी यूनिकेस्ट चांस फॉर यू, ठीक है, कि ये यूनिक चांस है आपके लिए, तो यूनिक अपने आप में ही यूनिक है, अपने आप में ही थर्ड डिग्री का काम करता है, तो यहाँ हमें वापस से EST लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखेंगे हम लोग क्या, यूनिक, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि मनी इज दी चीफ एम ऑफ ऑल, ठीक है, सबका एम जो है वो क्या होना चाहिए, पैसा कमाना ही होना चाहिए, तो दैट मीन्स कि यहाँ चीफेस्ट नहीं लिखेंगे या फिर मोस्ट चीफ नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि चीफ वर्ड जो है वो अपने आप में ही थर्ड डिग्री का काम करता है, तो इसलिए हम इनको सिंपली इसी तरीके से वर्ड्स को यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम कभी ये नहीं बोलते मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस, सीधा बोलते हैं एक्सट्रीम कंडीशन, क्योंकि एक्सट्रीम है ही सबसे हाई लेवल का। ऐसे ही मेजर के आगे कभी ये नहीं बोलते मोस्ट मेजर, क्योंकि मेजर अपने आप में ही एक हाई रैंक है, मेजर अपने आप में ही एक बड़ी चीज है। माइनर से छोटा क्या होगा, माइनर अपने आप में ही सबसे छोटा है, तो दैट मीन्स कि उसके साथ हमें EST या फिर मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो इस बात का आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो वो क्वेश्चन है जो है वो एडजेक्टिव में सॉल्व करने होते हैं, यहाँ से हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स कि मैं क्या कहने जा रही हूं। आपके पास एक नाउन आ रहा है या फिर आपके पास एक प्रोनाउन आ रहा है और उसके दो एडजेक्टिव्स आपके पास आ रहे हैं, दैट इज एडजेक्टिव 1 एंड एडजेक्टिव 2। ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एक कॉन्सेप्ट ऐसा ही मैंने आपको पहले भी कराया है, तो ये दोनों ही एडजेक्टिव जो है वो किसके लिए आ रहे हैं, सेम नाउन या सेम प्रोनाउन के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहां हमने किसकी बात की थी, कंपैरिजन की बात की थी, कंपैरिजन की बात की थी, तो हमने इसको लिखा था मोर प्लस में फर्स्ट डिग्री में, लेकिन यहाँ हम कंपैरिजन की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं जोड़ने की बात कर रही हूँ, इनको क्या करने की बात कर रही हूँ, जोड़ने की बात कर रही हूँ, और अगर जोड़ने की बात कर रही हूँ तो दैट मीन्स कि यहाँ मेरे पास एक कंजंक्शन होगा, और कंजंक्शन वो क्या होगा, एंड। तो मैं एक ही नाउन या प्रोनाउन के दो क्वालिटीज को जोड़ रही हूँ, कंपेयर नहीं कर रही, तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ध्यान दो स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलूं कि ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, he is the wisest and most intelligent student of my class. He is the wisest and most intelligent GEST लिख दिया मैंने, GENT स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो मैं क्या कह रही हूँ, वो वाइजेस्ट भी है और मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी है मेरी क्लास का। तो यहाँ पे देखो मैंने इसकी एडजेक्टिव्स को कंपेयर नहीं किया है, सिर्फ जोड़ने का काम किया है। ये वाइजेस्ट भी ही के लिए यूज हो रहा है और ये मोस्ट इंटेलिजेंट भी जो है वो ही के लिए
यूज हो रहा है। ठीक है, बहुत सारों में से मैं एक को पिक कर रही हूँ, तो मैंने कौन सी डिग्री यूज की है स्टूडेंट्स, थर्ड डिग्री यूज की है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फंसता है हमारा। क्वेश्चन कैसे आ जाता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइजेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइजेस्ट। तो यहाँ पे बात ये आती है कि हमें कौन सी डिग्री, दोनों ही थर्ड डिग्री होनी चाहिए या दोनों ही सेकंड डिग्री होनी चाहिए। अगर दो के बीच में कंपैरिजन है तो दोनों सेकंड डिग्री होंगी, और अगर दो से ज़्यादा पर्सन्स में से हम एक को पिक कर रहे हैं तो वहाँ थर्ड डिग्री होगी। ये मैं आपको ऑलरेडी, जब मैंने आपको डिग्रीज पढ़ाया था तो मैं आपको पढ़ा चुके हूँ। ठीक है, तो अब बात आती है कि वाइजेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट लिखें या फिर मोस्ट इंटेलिजेंट या फिर वाइजेस्ट लिखें। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये थर्ड डिग्री है, ये भी थर्ड डिग्री है। तो अगर आपको यहाँ पे ध्यान दो अगर आप लोग, तो जब हमारे पास एक कंजंक्शन आ जाता है तो दैट मीन्स कि जितना भी हम कॉमन निकाल सकते हैं उतना हम कॉमन निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा था जब हमारे पास वाइजर एंड स्मार्टर आ रहा था तो दोनों के लिए देन यूज होना था, तो देन को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो वही चीज यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दोगे तो वाइजेस्ट एंड इंटेलिजेंट, तो यहाँ से अगर आपको सेंस आ रही है तो ये सेंस नहीं आ रही कि ये जो मोस्ट है वो इंटेलिजेंट के लिए भी यूज हो रहा है और ये जो मोस्ट है वो किसके लिए यूज हो रहा है, वाइजेस्ट के लिए भी यूज हो रहा है, क्योंकि कॉमन निकाल लिया हमने। तो एंड जब भी आ जाता है तो जो चीज कॉमन निकल सकती है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, यही कहते हैं एंड कंजंक्शन। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या वाइजेस्ट के साथ हमें मोस्ट लगाने की जरूरत है? नहीं, ये तो अपने आप में ही थर्ड डिग्री है तो इसके साथ मोस्ट नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मोस्ट नहीं आ सकता तो दैट मीन्स इनकी सीक्वेंस ये नहीं हो सकती। तो मुझे पहले किसको लिखना पड़ेगा, वाइजेस्ट को, और बाद में किसको लिखना पड़ेगा, मोस्ट इंटेलिजेंट को, ताकि जो मोस्ट है वो सिर्फ इंटेलिजेंट के लिए यूज हो, वाइजेस्ट के लिए यूज ना हो, वो वाइजेस्ट के लिए यूज ना हो। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके पीछे का बता दिया है। सीधा याद रखना चाहो तो बेशक सीधा याद रख लो कि जिसके साथ मोर या मोस्ट यूज हो जाए तो वो बाद में लिखी जाएगी क्वालिटी, और जिसके साथ ER या EST लिखी जा रही है वो एंड से पहले लिखी जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मोर मोस्ट वाला सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए यूज हो जाएगा, और अगर ER EST एक में पहले से लग रहा है तो उसके साथ हमें मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है इसलिए मोर मोस्ट वाले को हम बाद में लिखते हैं और ER या फिर EST वाले को हम पहले लिखते हैं। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो एडजेक्टिव में। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी जो है आपको एडजेक्टिव का क्लियर हो गया है कि किस तरीके से हमें जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान देना कि एडजेक्टिव के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, एडजेक्टिव का क्वेश्चन आपके जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं एडजेक्टिव से, वो मैंने आपको यहाँ पे सारे जो हैं वो करा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप इससे ज़्यादा इससे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये आपका सेट का बैच है तो सेट के बैच के लिए, सेट के एग्ज़ाम के लिए आपने इतना भी पढ़ लिया तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, जो कि मैंने बहुत बेसिक बहुत डिटेल में आपको 2 या 3 लेक्चर्स कराए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो देखो अपने आराम से। उसके बाद नाउन देखो, उसके बाद प्रोनाउन देखो और उसके बाद ही एडजेक्टिव देखो, तभी आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसको बाद में देखना, पहले वो दोनों लेक्चर्स आपको कंप्लीट करने हैं। और सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ही प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर आप ग्रामर पोर्शन में इतना भी पढ़ लेंगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। किसी बुक के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। लेकिन अगर हाँ आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो और भी पढ़ना है, मेरा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ये है वो है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इंग्लिश में सिर्फ इतना ही पढ़ सकता हूँ, इतना ही, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप लोग इतना भी पढ़ लेंगे तो वो बहुत है आपके सेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ अगर हम बात कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं हाई लेवल का CGL या इस तरीके से हम क्वेश्चन CGL या UPSC इस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए तो डिटेल में ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको क्रीम प्रोवाइड कर रही हूँ कि जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में सोल्व हो पाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिवाइज जरूर करते रहें। मैं बार बार बोलती हूँ ये बात, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको जो है वो इसका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है ना, बैच का बेनिफिट नहीं होगा, पढ़ाई का बेनिफिट नहीं होगा। तो रिवीजन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम से कम आपके पास 3 से 4 रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की आपके पास 3 से 4 रिवीजन होनी चाहिए, तभी हम एग्जाम को निकाल पाते हैं। तो अपना एक आप पढ़ ही रहे हो,
एक आप अपना शाम को आज ही रिवाइज कर लो, ठीक है, आज ही रिवाइज कर लो, एक बार बीच में कभी एग्जाम से पहले रिवाइज कर लो, और एक बार तो एग्जाम से पहले हम लोग सभी रिवाइज करते ही हैं। तो 3 से 4 रिवीजन अगर आपकी होती हैं तो आपका एग्जाम जो है वो आराम से निकलेगा। तो एडजेक्टिव मेरी तरफ से कंप्लीट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है वो मैंने आपको करा दिया है। तो अपना पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास।